क्योंकि इसमें सदैव अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य की एक पहचान ये भी है कि इसकी क्रिया जो है अकर्मक होती है, क्योंकि इसमें कर्म लगता ही नहीं है। जब जिसमें कर्म नहीं लगेगा तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो आप देखते रहिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इस तरह की जानकारियां मिलती रहें। आज हम सीखेंगे संस्कृत में वाच्य परिवर्तनम। इनके सबसे पहले हम नियम सीखें, और नियम से भी पहले हम देखेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं। वाच्य के प्रकार हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीन ही इसके भेद होते हैं। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको ये बताऊं कि वाच्य शब्द का मतलब क्या है। वाच्य शब्द का अर्थ होता है एक वाक्य बनाना। वाक्य निर्माण जब हम करते हैं तो उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य का निर्माण जब करते हैं तो उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों का ही मेल होता है एक वाक्य में सुचारू रूप से। यानी कर्ता जब प्रधान है तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार लगती है। जब वाक्य को थोड़ा सा घुमाकर दिया जाता है तो उसमें कर्म प्रधान हो जाता है, और फिर जब कर्म प्रधान होता है तो कर्म के अनुसार क्रिया लगती है। और अगर वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है, तब ऐसा वाक्य भाव पर आधारित होता है। तो ऐसा वाक्य जब इन तीनों ही भेदों को जानने के लिए हमें क्रिया को देखना पड़ता है। यानी कि क्रिया पर आधारित होती हैं तीनों ही भेद। कर्तावाच्य है तो भी वो क्रिया से पता चलता है कि ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य है तो भी क्रिया से पता चलता है कि क्रिया कर्म पर आधारित है या भाव पर आधारित है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सीखेंगे आज हम वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन हमने हिंदी में भी सीखे थे, और इंग्लिश में मैंने एक्टिव पैसिव भी करवाए थे। तो जो इंग्लिश में हम एक्टिव पैसिव सीखते हैं तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वो भी ये वाच्य ही हैं। यानी कि सेंटेंस को जो बनाना होता है उसे ही हम वाच्य बोलते हैं। और इतनी बात क्लियर हो गई तो अब हम देखेंगे कि वाच्य के प्रकार भी हमने देख लिए, तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मुख्य बातें मैंने लिख दी हैं। क्या नियम है? वाक्य कर्ता प्रधान होता है। जो कर्तृवाच्य होता है उसकी क्रिया कर्ता पर आधारित होती है, यानी वाक्य कर्ता प्रधान होता है। दूसरा, क्रिया कर्ता पर आधारित होती है। क्रिया से पता चलता है कि क्रिया कर्ता पर आधारित है तो वो कर्तृवाच्य, और क्रिया से पता चलता है कि वाक्य कर्तृवाच्य। तीनों बातें तीनों तरीके से मैंने बता दिया। कर्ता प्रधान होता है वाक्य, दूसरा क्रिया कर्ता पर आधारित होती है, तीसरा क्रिया से पता चलता है कि वाक्य कर्तृवाच्य है। अब इसके उदाहरण देख लें। इसके उदाहरण मैंने दो तरीके से लिखे हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। कहने का अर्थ ये है कि जो कर्तृवाच्य होता है ये दोनों तरह से हो सकता है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य भी कर्तृवाच्य हो सकता है और अकर्मक क्रिया वाला वाक्य भी कर्तृवाच्य हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि इसमें हमें ये देखना है कि वाक्य कर्ता पर आधारित हो। इसमें कर्ता राम है, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है ना। और अगर हम पुस्तक को हटा दें, राम कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पठति क्रिया है, तो हम अगर इसको सकर्मक, ये इसलिए सकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म आया हुआ है कि राम किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। और अगर हम पुस्तक को हटा दें तब भी वाक्य कर्ता पर ही आधारित है, रामः पठति, है ना, तब भी क्रिया जो है राम पर आधारित है। अभी कर्म लगा हुआ है तब भी क्रिया राम पर आधारित है, राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ये क्लियर हो गया ना। तो यानी कि सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं, दोनों ही वाक्य कर्तृवाच्य हो सकते हैं। क्रिया वो कर्ता पर ही निर्भर है, क्योंकि कर्म है तो सकर्मक है, कर्म नहीं है तो अकर्मक, है ना।
तो अ और सा का मतलब यही होता है कि सकर्मक का मतलब कर्म होना, अ का मतलब कर्म ना होना। तो रामः हस्ति, राम हंसता है, इसमें कर्म नहीं है ना, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक हो गई, कर्म नहीं है। तो जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक, जिसमें कर्म है वो सकर्मक। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य तो हमें ठीक से समझ में आ गया कि कर्ता पर आधारित जो क्रिया होती है और सिंपल वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है, जैसा कि हम बोलचाल में सीखते हैं या बोलते हैं, तो वो कर्तृवाच्य होता है। अब हम देखेंगे कि कर्मवाच्य क्या है। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि कर्मवाच्य का मतलब होता है जो क्रिया कर्म पर आधारित है। कर्म पर कैसे आधारित हो सकती है? ये तभी हो सकता है जब हम वाक्य को थोड़ा सा घुमाकर, देखिए जब घुमाने का मतलब है कि जब हम कर्म को प्रधान करेंगे, कर्ता, उसे हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाकर वाक्य में कर्म जोड़ देंगे, इस तरह से उस कर्ता को यूज करेंगे। वाच्य परिवर्तनम के अंतर्गत अब हम देखेंगे कर्म वाच्य को कैसे पहचाने, कर्म वाच्य में क्या क्या मुख्य होता है। कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होती है, वाक्य जो है कर्म प्रधान होता है, और कर्म प्रधान है, ये कैसे पता चलेगा? क्रिया कर्म पर आधारित होती है। जब क्रिया कर्म पर आधारित होती है तो हम कहेंगे कि ये कर्मवाच्य है, यानी कर्म प्रधान है। क्रिया से पता चलता है कि वाक्य कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति लगती है, ये एक मेन इसकी पहचान है। कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया आत्मनेपद रूप में चलती है। कर्मवाच्य में जो क्रिया है, जो धातु रूप है, वो आत्मनेपद वाले रूपों में चलती है, यानी कि इसमें जैसे क्रीड है तो उसमें क्रीडति चलता है, लेकिन यहाँ आत्मनेपद में क्रीड्यते य लग जाता है। जैसे पठ धातु है तो पठती जहाँ लगता है लट लकार में, वहाँ आत्मनेपद में पठ्यते, इस तरह से रूप चलते हैं। तो ये पहचान है। एक तो तृतीय विभक्ति के साथ में जो कर्ता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति लग जाती है, और जो क्रिया है उसमें आत्मनेपद वाला रूप आ जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं किस तरह से। जैसे अशोकेन लेखम लिख्यते, अशोक के द्वारा, जो अशोक करता है उसमें तृतीय विभक्ति लग गई। अशोक के द्वारा लेखम लिख्यते, लेख लिखा जाता है, यानी क्रिया जो है लेख के आधार पर आई है। लेखम लिख्यते, लेख लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिख्यते, लिखती नहीं आया, लिख्यते आ गया। इसमें जो आत्मनेपद के रूप होते हैं उसमें य शब्द, यह अक्षर आ जाता है, लिख्यते। अशोकेन लेखम लिख्यते, अशोक जो है ये कर्ता है, लेकिन कर्ता में जब कर्मवाच्य भेद बनाते हैं तब कर्मवाच्य में जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तृतीय विभक्ति लगाकर हम कर्म को प्रधान बना लेते हैं। तो इस तरह से अशोकेन लेखम लिख्यते, लेखम लिख्यते ये एक पूर्ण वाक्य है, लेख लिखता है, यानी कि ये कर्म है और कर्म के अनुसार क्रिया आई है, यानी कि लेख इसमें प्रधान है, यानी कर्म इसमें प्रधान है, और कर्म के अनुसार क्रिया आने के कारण हम इसे कहेंगे कि ये कर्मवाच्य है। तो अशोकेन, जैसे इसमें तृतीय विभक्ति लगी है, तो तृतीय विभक्ति लगाकर हमने ये शो किया कि अशोक के द्वारा लेख लिखा जाता है। इस तरह से इसका अर्थ बना, और यहाँ पर आत्मनेपद वाला रूप बना। तो इसी तरह से बाकी वाक्य भी देखेंगे, बनेंगे। और इससे पहले हम भाववाच्य देख लेते हैं कि भाववाच्य के क्या क्या नियम हैं। देखते हैं कि भाववाच्य की क्या पहचान है। भाववाच्य वाले वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे? भाववाच्य में वाक्य जो है वो भाव प्रधान होता है। भाव प्रधान का मतलब है कि इसमें क्रिया ना तो कर्ता पर आधारित होती है और ना ही कर्म पर आधारित होती है। तो कैसे होती है? ये सिर्फ भाव है, क्योंकि इसमें जब कर्ता भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा, तो सिर्फ भाव जो है, यानी कि जो हमारी जो फीलिंग है वो प्रतीत होती है, वो प्रधान होती है। जो क्रिया है भाव पर आधारित होती है। क्रिया भाव पर आधारित होती है
क्रिया से पता चलता है कि वाक्य भाव वाच्य है, इसलिए इसकी खास पहचान देखो कि भाव वाच्य में क्रिया हमेशा ही अकर्मक रहेगी और भाव वाच्य में तृतीया विभक्ति, जिस तरह से कर्म वाच्य में तृतीया विभक्ति लगती है कर्ता वाले शब्द में, यहाँ पर भी भाव वाच्य में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और भाव वाच्य में क्रिया यहाँ पर भी जैसे कर्म वाच्य में हमने आत्मनेय पद वाले रूप लगाए थे, इसी तरह से भाव वाच्य में भी क्रिया आत्मनेय पद वाले रूपों में चलती है। अब इसका उदाहरण देख ले, छात्रेण हस्यते। अब यहाँ पे भी हस्यते आया है, यानी हसती हसता वाले रूप नहीं, लेकिन परस्मैपद पद वाले रूप नहीं है, इसमें आत्मनेय पद वाले रूप है। छात्रेण हस्यते, छात्र के द्वारा हंसा जाता है। अब हंसा जाता है यही एक मेन आया, छात्र के द्वारा नहीं। अगर छात्र पर निर्भर होती क्रिया तो हम कहते कि छात्र हंसता है, लेकिन यहाँ पे छात्र के द्वारा हंसा जाता है, हंसा जाता है, तो यहाँ पर ये भाव वाच्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्रिया कर्ता पर भी नहीं कर्म पर भी आधारित नहीं है, सिर्फ भाव है। भाव हंसा, हंसने का भाव प्रकट हो रहा है। तेन हस्यते, उससे हंसा जाता है। अब यहाँ पर भी हंसने का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ये भाव है। और यहाँ पे कर्म नहीं आया हुआ है, कहीं पे भी भाव वाच्य में कहीं पर भी कर्म नहीं होता, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होती है। इसलिए इसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया, है ना, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं, कहीं पर भी कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। तो इनकी पहचान हमने सीख ली, एक एक उदाहरण देख लिया। अब हम अनेक उदाहरण देखकर हम और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण लेकर आएंगे और साथ में नियम भी दोबारा से रिपीट भी करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया और कितना समझ आया। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो से आपको कितना सीखने को मिला।